ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हो गया, हेलो एरीन हो गया और फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका केमिकल रिएक्शन। तो हेलो एल्केन का सेपरेट है केमिकल रिएक्शन, इनका अलग से पढ़ना है आपको, और हेलो एरीन का आपको अलग से केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। दोनों का अपना अपना कुछ चीजें दोनों में कॉमन, जैसे हेलो एल्केन का मेटल से, हेलो एरीन का मेटल से, ये कॉमन है आपका। फिर एलिमिनेशन, तो इनमें एलिमिनेशन होता है, उसमें उनमें इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और ये दोनों में कॉमन होता है। तो ये हालांकि हेलो एरीन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता ही नहीं है। क्या रीजन है वो मुझे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। मिला बेसिकली आपको यही पढ़ना है अभी, ठीक है। अभी आपको मेटल से रिएक्शन करवाने हैं, फिर एलिमिनेशन कई तरीके के होते हैं, E1 E2 E1 CV, NCERT दोनों को मिक्स करके समझा दी, E1 E2 मिक्स करके समझाइए। और नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज यही अभी आगे चल के SN1 और SN2 में कन्वर्ट होगा अभी, ठीक है। तो यही आपको बेसिकली पढ़ना है इसमें। चलिए देखो, सबसे पहले है आपको हेलो एल्केन में हेलो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी, और उसमें पहला आता है आपका रिएक्शन विद मेटल। मतलब सिंपली ये क्या कह रहे हैं कि हेलो एल्केन को मेटल के साथ आपको रिएक्शन करवाना है। तो हेलो एल्केन को अगर मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपका कुछ रिस्पेक्टिव स्पीसीज बनेगा, और वो जो स्पीसीज बनता है वो आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट रीएजेंट भी बन जाता है, जो और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर लिया जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिकली आप हेलो एल्कीन देख रहे हो, और हेलो एल्कीन क्या होता है, वो आपका बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। हेलो एल्कीन जो है वो आपका एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जब किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन जब किसी मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है, तो उसके बाद उस रिस्पेक्टिव स्पीसीज को बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो ये नाम याद रखना, पूछा जाएगा, व्हाट हैपन इफ अ कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट्स विद अ मेटल, देन व्हाट स्पीसीज इज नोन एज। तो जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो जो रिस्पेक्टिव स्पीसीज बनती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ठीक। तो जो सबसे पहले इस क्लास में जो सबसे पहले ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड आया था, वो आया था आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लगभग 1900 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड, उन्होंने इस चीज को सबसे पहले करवाया था। और इसको करवाने के लिए बेसिकली कैसे बनाओगे, तो इसमें 2 स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो। पहला, आप क्या करो, आप ले लो अपना एल्केन, और इस एल्केन का करवा दो आप हेलोजिनेशन। अब आप एल्केन का हेलोजिनेशन करवाना आप जान रहे हो। हेलोजिनेशन मतलब फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से करा सकते हो, और फ्लोरीनेशन के लिए आप स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज कर सकते हो, और आयोडीनेशन के लिए आप फिंकलस्टीन यूज कर सकते हो। कोई भी आप उसमें से यूज करके पहले एल्केन में हेलोजन रिएक्ट करा के पहले आप क्या बनवा लीजिए, हेलो एल्केन, पहले ये बना लो। और जब ये बन जाएगा आपका हेलो एल्कीन, जब आपका बन जाएगा तो उस हेलो एल्कीन का रिएक्शन मेटल से करा दो। इस हेलो एल्कीन का रिएक्शन मेटल से करा दो, और वो जो मेटल है वो आपको मैग्नीशियम लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे ये आप करोगे तो बेसिकली आपका यहाँ जो रिस्पेक्टिव स्पीसीज बनता है दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कंपाउंड बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप इस पे कोट करना चाहो तो हेलो एल्केन के तौर पर आप यहाँ ले सकते हो CH4 प्लस, यहाँ पे आप हेलोजिनेशन के तौर पर Cl2 बैठा लो, तो क्लोरीनेशन, यहाँ जो आपका रिस्पेक्टिव स्पीसीज बनेगा वो बनेगा CH3Cl। अब इस CH3Cl का रिएक्शन आप मैग्नीशियम से करवा दो, तो मैग्नीशियम बीच में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3MgCl। अब ये जो आपका स्पीसीज बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक। जैसे अब अगर जनरल लेना चाहो, जैसे एल्केन का आप जनरल लेना चाह रहे हो, तो जनरल के लिए आप कर लो RH, ये हो गया एल्केन, इसमें आप कोई भी हैलोजन बैठा दो X2, तो ये बन जाएगा आपका बेसिकली R×X, ये हेलो एल्केन बन गया। और इस RX का रिएक्शन आप मैग्नीशियम के साथ करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये हो जाएगा आपका
Mgx, ये बन गया आपका ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कोई जनरल फॉर्मूला या जनरल रिप्रेजेंटेशन पूछेगा तो आप यही बोलेंगे RMgx, यही होता है आपका क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये पहला है, जब आपका हेलो एल्केन किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो आपका एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसका हो गया फॉर्मूला RMgx। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ी बहुत कुछ चीजें और है, कुछ बातें आप बतानी है। हाँ, जैसे ड्राई ईथर का यूज क्यों किया जाता है, तो ड्राई ईथर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो पानी सेंसिटिव होता है। जब ये जहां होते हैं वहां पानी नहीं होना चाहिए, जहां ये रिएक्शन कर रहे हैं, जहां ग्रिग्नार्ड बन रहा हो या जहां ग्रिग्नार्ड आ रहा हो वहां पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे, वो बॉन्डिंग तोड़ने में एक्सपर्ट होता है। तो पता चला अगर ग्रिग्नार्ड बना और पानी आ गया, मॉइस्चर वहां पे प्रेजेंट है, तो वो बनते ही ग्रिग्नार्ड को वापस क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ग्रिग्नार्ड जहां पे हो या ग्रिग्नार्ड जहां रिएक्शन करने जा रहा हो वहां इवेंट ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर भी नहीं होने चाहिए। ग्रिग्नार्ड पानी से ही करने जा रहा है रिएक्शन, वो बात अलग है, हम उसी से जा रहे हैं करने, बात अलग है। लेकिन जब हम किसी और से करने जा रहे हो तो वहां पानी नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है दैट इज RMg और X। अब हमें ये पता है कि X होता है हेलोजन, और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। तो ये इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, मतलब इसके ऊपर पार्शियल। और हमें पता है मैग्नीशियम एक मेटल है, और मेटल के ऊपर कितना पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव अगर इसकी वजह से है तो डेफिनेटली दूसरा पॉजिटिव, क्योंकि इसका मतलब है इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फिर कौन खींचता है, R खींचता है, जिसकी वजह से R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और उस समय इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, पोलर होता है। या आप बोल सकते हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर कौन सा कैरेक्टर होता है, आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। पहली बात हो गई इनकी। दूसरा, अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, जैसे जब ये रिएक्शन करने उतरेंगे तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा जल्दी, ये है Mg मेटल, ये है आपका हेलाइड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता था, मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा बनता है, ये आयोनिक बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है। और यहाँ आपका R है, R का मतलब हो गया बेसिकली ऑर्गेनिक है ये, और मैग्नीशियम है। तो जनरली जहां ऑर्गेनिक उतरता है, जहां कार्बन उतरता है, वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो जब भी बॉन्ड ये कहीं रिएक्शन करेंगे और बॉन्ड टूटने की जब बारी आएगी तो कोवैलेंट वाला टूटेगा कि आयोनिक वाला टूटेगा, कोवैलेंट टूटेगा, क्योंकि कोवैलेंट के बॉन्ड की मजबूती थोड़ी आयनिक से कम होती है। तो जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, ग्रिग्नार्ड में जब भी बॉन्ड टूटेगा वो हमेशा R और Mg के बीच का ही बॉन्ड टूटेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि R और Mg के बीच के बॉन्ड होता है कोवैलेंट, और कोवैलेंट थोड़ा सा क्या होता है, वीक होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। बाकी एनसीईआरटी ने कुछ चीजें एक्सप्लेन की है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है, एंड रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन। एक चीज और है कि ग्रिग्नार्ड जो होता है वो किसी भी ऐसे सोर्स से रिएक्शन कर सकता है जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, प्रोटॉन देने की खासियत, एबिलिटी प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर यही आपका RMgX अगर प्रेजेंट है और आप इसको किसी ऐसी स्पीसीज से रिएक्शन करवा रहे हैं जो प्रोटॉन दे सकता है, मतलब कि जो क्या दे सकता है, हाइड्रोजन दे सकता है। तो अगर मैं वाटर से रिएक्शन करवाऊं इसका, वाटर से, तो हमें पता है वाटर अपने आप को किसमें तोड़ता है, वाटर जब भी टूटेगा तो H+ और OH- में। और हमें ग्रिग्नार्ड का बॉन्ड ब्रेकिंग भी पता है कि ग्रिग्नार्ड में कौन सा बॉन्ड टूटता है, R और Mg। तो R के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -Mg के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, तो ये R को कौन पकड़ेगा, H पकड़ेगा। तो यहां बन जाएगा आपका R और H, और बाकी Mgx के साथ कौन यहां बन जाएगा, Mgx, और क्या बन जाएगा, OH। तो ये जो आपका RX बना है ये एक तरीके का RX क्या बनता है आपका, ये एल्केन ही तो बनेगा। सोचो यहां आपने लिया होता CH3, तो ये हो जाता CH3 Mgx, और प्लस यहां आप वाटर से रिएक्शन करवाते तो H+ OH-, तो यहां का बॉन्ड टूट जाता, तो यहां CH3 को कौन मिल जाता, H मिल जाता। तो CH3 को H मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा,
CH4 ही तो बनेगा, तो बनाना एल्केन। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर किसी ऐसे के साथ रिएक्शन कर रहा है जो उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकता है, आप इसको चाहो एल्कोहल से भी करवा सकते हो। जैसे आपके पास मान लो CH3 एग्जांपल ले लो, CH3Mgx, और इसका रिएक्शन आप एल्कोहल से करवा दो, तो एल्कोहल इन द सेंस आपका एथेनॉल ले लो, तो एथेनॉल होता है C2H5OH। अब क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा, तो ये इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो CH3 को कौन मिल जाएगा, हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा CH4, और प्लस यहाँ से C2H5O, उससे कौन अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H5O, और इससे अटैच कर हो जाएगा Mgx। तो एल्कोहल से, तो बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी ऐसे के साथ रिएक्शन कर सकता है जो उसको क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटॉन, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। और कहीं ना कहीं ये आप चेक कर लो, ये एल्केन बनाने का एक डायरेक्ट तरीका भी है, मतलब आपको डायरेक्ट एल्केन बनाना हुआ अगर किसी कंडीशंस में, तो आप बता सकते हो, ठीक है। दूसरा, इसका नाम कोई पूछा अगर कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर का मतलब क्या होता है, इसमें आर का मतलब क्या है, ग्रिग्नार्ड में आर का मतलब क्या होता है, तो आर हो गया बेसिकली आपका एल्किल, और Mg तो आपका मैग्नीशियम तो कंपलसरी है रहना, तो मैग्नीशियम तो आपका रहेगा ही रहेगा, और X को क्या बोलते हैं, हैलाइड, ठीक है। जब रिएक्शन में उतरता है तो उसको हैलाइड बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो नाम है वो है एल्किल मैग्नीशियम। जब तक मैग्नीशियम है बीच में तब तक ही वो ग्रिग्नार्ड है, अगर मैग्नीशियम के अलावा कोई और मेटल आया तो वो और नहीं मर जाएगा, ग्रिग्नार्ड नहीं था। ग्रिग्नार्ड के लिए मैग्नीशियम का होना जरूरी है। दो और रिएजेंट होते हैं, दो और ऐसे मेटल्स हैं जो आपका बेसिकली मेटल्स में आते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में आते हैं। एक होता है आपका गिलमैन रिएजेंट और एक होता है आपका फ्रैंकलैंड रिएजेंट। तो ये होमवर्क है आपका, आप इसका फॉर्मूला पता कर लीजिएगा कि फ्रैंकलैंड रिएजेंट में क्या फॉर्मूला क्या होता है और गिलमैन रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। ये आपसे पूछेंगे वाइवा में, वो जब आप बैठोगे वो कहेंगे कि किसी ऐसे दो मेटल, दो कंपाउंड्स का नाम बताओ, या किसी भी दो ऑर्गेनोमेटालिक, तो एक तो आपके ग्रिग्नार्ड क्लियर रहता है, दूसरा वो आपसे बोले तो आपसे याद हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले आपसे। तो ये तीन का नाम याद रखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिल्समैन रिएजेंट और फ्रैंकलैंड रिएजेंट। एक बता दिया, बाकी दो आप गूगल करके लिख लीजिएगा, कुछ काम खुद से भी किया करो, ठीक। बाकी water, alcohol, amine are sufficiently acidic to convert them corresponding hydrocarbon। बता दिया, वाटर और अल्कोहल ये सब इतने सफिशिएंट हैं कि वो इसके साथ रिएक्शन करके क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, हाइड्रोकार्बन दिला सकते हैं, ठीक। बाकी it is necessary to avoid even traces of moisture from a Grignard reagent because if moisture is present the Grignard reagent will be broken down and it lost its identity। पहले समझा दिया हूं कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, सबसे ज्यादा होता है, मतलब वाटर किसी का भी बॉन्ड तोड़ने के लिए सफिशिएंट होता है। एक कॉमन पॉइंट याद में उतरना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको अधिकतर जगहों पर पानी आपको मिलेगा। अभी आपने ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट किया है, आप जब आगे बहुत सारे रिएक्शन पढ़ेंगे तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, पानी हर जगह रहता है, हर जगह प्रेजेंट रहता है। पानी लेने के दो फायदे हैं, पहला, एक तो आपको एक सॉल्वेंट मिल जाता है, मीडियम मिल जाएगा, दूसरा आपको आयोनिक फॉर्म का मीडियम मिल जाएगा, और तीसरा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने की वजह से कितना भी मजबूत बॉन्ड क्या होना वो पानी तोड़वा देता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब ग्रिग्नार्ड उतर रहा हो रिएक्शन करने तो ध्यान से भी वहां पानी ना उतरे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड को अगर किसी और के साथ जाना है और अगर बीच में पानी इंटरप्ट किया तो ग्रिग्नार्ड रास्ते में ही टूट जाएगा, क्योंकि पानी उसको तोड़ देगा। तो जो वहां बैठ के इंतजार कर रहा है कि वो आए, आपका कोई इंतजार कर रहा था कि अभी घर आओगे, इसीलिए कहते हैं गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। आप घर पे कोई इंतजार कर रहा था, हाई स्पीड रास्ते में निपट गए, तो बस वही है, ग्रिग्नार्ड जा रहा था, अगर रास्ते में पानी आया तो ग्रिग्नार्ड को वहीं वो तोड़ देगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इवन ट्रेसेस मॉइस्चर का नहीं होना चाहिए, ठीक। इट इज कंसीडर्ड दैट गिवन अबव रिएक्शन इज वन ऑफ द मेथड फॉर कन्वर्टिंग हैलाइड टू हाइड्रोकार्बन। ये एक तरीका भी है, हैलाइड को आप हाइड्रोकार्बन में चेंज कर सकते हो। अब कैसे करोगे जरा ये भी चेक कर लो एक बार। जैसे आपसे किसी ने कहा कि आपसे जनरली कन्वर्जन, अभी देखो सब कन्वर्जन, इसीलिए देखो बिना चारों चैप्टर पढ़े आप कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। तो आपकी एनसीईआरटी में कन्वर्जन दिए हैं, गलती से भी कन्वर्जन अब स्टार्ट मत करिएगा, या किसी टीचर से भी पूछना, जब तक आप चारों चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे, हेलो एल्केन,
अल्कोहल, एल्डिहाइड, एमीन, जब तक चारों नहीं पढ़ पाओगे तब तक कन्वर्जन नहीं कर पाओगे, क्योंकि कन्वर्ट करने का मतलब है ऐसे डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट होता है, वो बीच बीच में और 2-3 रिएजेंट लगेंगे, तो वो बीच बीच में जो लगेंगे वो आप पढ़े ही नहीं होते हो, टीचर तो बता ही देगा, बीच वाले पढ़े ही नहीं हो आप, तो आपको क्या जान पाओगे वो गलत है कि सही। तो इसीलिए जब तक चारों चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे आप। अब ये कन्वर्जन करोगे कैसे, उसके लिए एग्जाम्पल देखो। जैसे तुमसे किसी ने कहा कि C2H5Cl, तुमसे कहे कि तुम्हारे पास एथिल क्लोराइड है और इस एथिल क्लोराइड से तुम कन्वर्ट कर दो इसको इथेन में, C2H6 में, मतलब क्लोरीन हट जाए, मतलब ये आपका हो गया एथिल क्लोराइड, और इस एथिल क्लोराइड को आप कन्वर्ट कर दो इथेन में। तो अब आप सोचिए, तो आप पढ़े हैं, एक रास्ता है आपके पास जिससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सिंपली क्या करिए, आप पहले एथिल क्लोराइड का रिएक्शन करवा दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया RMgX। RMgX में आपका Ar और Mg के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो R के ऊपर नेगेटिव, Mg के ऊपर, और यहां पे आपको पता है जब यहां Cl का बॉन्ड टूटेगा तो Cl के ऊपर नेगेटिव और उस समय कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। तो ये अगले स्पीसीज में R किसको लेके निकलेगा बाहर, नहीं सॉरी, ये MgX और Cl लेके बाहर हो जाएगा, और C2H5 के पास कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा R। तो ये आपका बन जाएगा C2H5 और इससे कंबाइन हो गया R प्लस ये बन गया आपका MgX और दूसरा Cl, ये आपका बच गया Cl। ठीक, ये है। अब आपके पास चेक कर लो, देखो अच्छा एसेंट ऑफ कार्बन, इसमें 2 तरीके, चलो 2 का चीज हो गया, अभी इसका तो एक कन्वर्जन हो रही है। अच्छा अब ध्यान से चेक करो कि अगर सोचो यहां R ना लेके अगर मैं यहां CH3 लिया होता, यहां अगर मैं CH3 लिया होता तो यहां भी क्या बैठता, CH3 ही तो बैठता। C2H5 तो यहाँ ऑलरेडी लिए। अच्छा C2H5 को जरा ओपन करो, तो C2H5 को ओपन करोगे तो क्या ये CH3 CH2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, और आगे किसको जोड़ दिए हो, CH3 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ये आपका क्या बन गया, 3 कार्बन का क्या बन गया, क्या लेके चले थे एथिल क्लोराइड, क्या बन गया, और साथ में 1 कार्बन बढ़ भी तो गया। तो इसका मतलब है ग्रिग्नार्ड जब उतरता है तो 1 कार्बन आपको साथ में वो एक्स्ट्रा देगा, मतलब कि ग्रिग्नार्ड जब उतरेगा तो 1 कार्बन एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब वो किसका एग्जांपल हो गया, एसेंट ऑफ चेन, वो एसेंट ऑफ चेन करवा दिए। एक तरीका तो ये है। अब आपको उसमें जाना था, तो उसमें जाने के लिए आप कोई भी किसी भी ऐसा कोई सोर्स ले लो जो आपको प्रोटॉन दे सके। तो प्रोटॉन देने के चक्कर में मैं वाटर ले लेता हूं, तो वाटर से अगर रिएक्शन कराऊंगा तो वाटर टूटेगा H+ और OH-, और जैसे ही वो टूटेगा तो Cl किसको लेके भागेगा, OH, Cl OH ये अपना बाहर हो जाएंगे, ठीक, और H की और बाकी जहां से Cl निकलेगा तो वहां कौन आ जाएगा। या आप यहाँ अल्कोहल प्रोवाइड करा सकते हो, जैसे पिछले वाले में किए थे, अल्कोहल दोगे तो ये हो जाएगा C2H5OH, तो O के ऊपर कौन सा चढ़ जाएगा, नेगेटिव, और H के ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो ये H यहाँ चला आएगा, ये यहाँ पे Cl बैठ जाएगा। आप ये भी कर सकते हो, तो दोनों केसेस में आप कन्वर्जन के तौर पे कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि जितना कन्वर्जन आप करोगे, और वो तभी कर पाओगे जब आप चारों चैप्टर पढ़े होगे, तो वो धीरे धीरे यहीं से कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए, किसको रिएक्शन कराना है, 1 से 2 कार्बन कहाँ, 1 से 1 कार्बन कहाँ जाएगा, वो सब याद होना चाहिए। देखो नेक्स्ट है आपका इसी में, वो तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दिए, एक तरीका आपने बना दिया स्टार्टर। उसमें पहला जो रिएक्शन आता है आपका आता है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। आपको हेलो एल्केन का रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ करवाना है, तो पहला तो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करवा लिया कि हेलो एल्केन का रिएक्शन जब आपने मैग्नीशियम एक मेटल था जब उसके साथ कराया तो आपको क्या मिला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप इसको सेकंड बोल सकते हो, ये आपका सेकंड है। चलो वो पहला हो गया और ये आपका सेकंड हो गया, बी पार्ट हो गया। पहले उठाइए आप हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन जब उठाओगे तो आप उठा लो RX। वुड्स रिएक्शन के लिए एक कंडीशन ये है कि आपको 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, हेलो एल्केन के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो एक ले लिया 1 मॉलिक्यूल और दूसरे वाले को उल्टा लिख दिया ताकि समझ में आए आपको, तो ये हो गया उसका दूसरा मॉलिक्यूल। ग्रिग्नार्ड के लिए मैग्नीशियम मेटल का होना जरूरी है और वुड्स रिएक्शन करने के लिए सोडियम मेटल का होना जरूरी है। समझ आ गया, ठीक।
अब सिंपली अब तो आधा काम हो ही गया। सोडियम किसको भाई R और X में किसका बॉन्ड टूटेगा, X के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो X के ऊपर नेगेटिव, और इधर X के ऊपर नेगेटिव, सोडियम के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव। तो इधर से ये बॉन्ड टूटा, इधर से ये बॉन्ड टूटा, और सोडियम इनको लेके क्या हो जाएगा बाहर। बस एक चीज का और ध्यान ये देना है कि इसमें जो आपको रिएजेंट लेना है वो आपको लेना है ड्राई ईथर। अब कॉमन कर लो, जहां जहां ड्राई ईथर उतरवा रहा है इसका मतलब है वहां पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी उतरा तो प्रॉब्लम क्या है बताते हैं अभी। अच्छा, ये बॉन्ड टूट गया तो आर आर दोनों बचा कि नहीं बचा, अभी दोनों आर आर आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये आर और ये आर तो दोनों आपस में बना लिए, और यहां क्या निकल गया NaX। अच्छा, X कितना है 2 है ना, तो उसके लिए आपको बैलेंस यहां पर करना पड़ेगा, 2 Na उठा लीजिए, काम खत्म। बाद में यहां और यहां Na कितना उठा लो फिर, तो हो गया ना 2 Na हो गया और 2X हो गया, तो 2 Na हो गया और 2 क्या हो गया। अब आप यहां पे कोई एग्जांपल कोट कर दो, R की जगह किसको ले लो CH3 और Cl ले लो, प्लस 2 Na प्लस Cl CH3 हो गया। और इसका एज इट इज ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवा दो, ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये वही सेम काम, ये Cl NaCl ये इनको लेके बाहर हो जाएगा, और यहां आपका दोनों CH3 आपस में कंबाइन हो जाएगा, तो CH3 और प्लस 2 Na। और CH3 का नाम क्या होता है इथेन। बन गया कि नहीं बन गया, हेलो एल्केन से क्या बन गया, तो एथिल क्लोराइड अगर यहाँ होता, अगर एथिल क्लोराइड होता तो एथिल क्लोराइड से इथेन बन जाएगा नहीं बन जाएगा। बस आपसे सिर्फ कहा गया है कि एथिल क्लोराइड को कन्वर्ट कीजिए किसमें, इथेन में। आपसे ये नहीं कहा गया है कि आपको 1 मॉलिक्यूल लेना है, आपको 2 मॉलिक्यूल लेना है। मैं एथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल लेके सोडियम से रिएक्शन करवा के मैं इथेन में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं कन्वर्ट कर दिया ना। अब एक प्रॉब्लम ये है, ड्राई ईथर अगर हम ले रहे हैं तो इसका मतलब है, ड्राई ईथर लेने का मतलब है कि वहां पे H2O, इसका H2O का रेस्ट्रिक्शन हो गया है, मतलब जहां ड्राई ईथर होगा वहां H2O ना होने का रीजन क्या है, अगर H2O होता तो क्या होता, अगर H2O होता तो H2O टूट जाता, और टूटता H2O किसमें, H प्लस और OH माइनस में टूटता। तो जैसे ही आपका RX का बॉन्ड टूटता और इधर RX का बॉन्ड टूटता, क्या Na किसी के साथ कंबाइन स्टेट में है, अभी Na तो फ्री है, तो Na के पास अभी ऑप्शन X को लेने के अलावा कोई नहीं है। लेकिन जब Na फ्री है और जैसे ही वहां पानी उतरेगा तो सोडियम प्लस है, सोडियम को प्लस है तो उसको क्या चाहिए, माइनस ही तो चाहिए। और जब वाटर उतरेगा तो वाटर सोडियम से कहेगा उसको क्यों ले रहे हो, आओ मेरे पास आ जाओ, तो सोडियम X की बजाय सोडियम किससे रिएक्शन कर जाएगा, OH के साथ कर जाएगा। और जब आपका सोडियम, ये जो आप सोडियम आप लेके चले हो, ये सोडियम आपके पानी के OH के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaOH, कास्टिक सोडा सॉलिड होता है, तो ये तुरंत बीकर में सॉलिड बन के नीचे बैठ जाएगा। तो ये जब तक NaX को लेके बाहर नहीं होगा तब तक दोनों आर कंबाइन। तो इसीलिए जहां सोडियम हो वहां पानी फिर ना उतारिएगा, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, और हाईली रिएक्टिव मेटल पानी के साथ, भाई देखो जो रिएक्टिव होता है वो स्टेबिलिटी भी अपनी देखता है। तो सोडियम के पास अगर ऑप्शन पानी और X दोनों है तो सोडियम किसको चुनेगा, और पानी भी सोडियम को ही चुनेगा। वो कहेगा वहां कहां जा रहे हो, मेरे पास आओ, हम लोग मौज करते हैं, तो वो उसको लेके भाग जाएगा बाहर, तो वही भाग जाएगा तो इसका X निकालेगा कौन। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में ड्राई ईथर पानी नहीं होना चाहिए। यही रीजन है कि एनसीईआरटी ने भी कहा है कि ड्राई ईथर जहां जहां उतरेगा वहां वहां पानी नहीं होना चाहिए। अब ये छोटा बेसिक क्वेश्चन है, पूछेंगे आपसे, जिस रिएक्शन में ड्राई ईथर है समझ जाना कि वहां पानी नहीं है, तो पूछेंगे कि ड्राई ईथर का फंक्शन क्या होता है, तो ड्राई ईथर का काम यही होता है कि वो पानी अब्सॉर्ब कर लेता है, मतलब मेन रिएक्शन तक पानी नहीं पहुंचने देगा। समझ आया, ठीक। सर वहाँ पे तो हमने वो मेथिल क्लोराइड लिया था ना, तो वहाँ पे इथेन बनाया जाएगा। क्या लिया था, हाँ एसेंट ऑफ चेन भी है, एग्जाम्पल भी बढ़िया। हाँ ये एसेंट ऑफ चेन है, कार्बन की संख्या बढ़ गई, ये इसमें भी एक कार्बन लेके चले थे, एसेंट ऑफ चेन। तुमसे कहेंगे वो मेथिल क्लोराइड है, तुमसे तो वो कह देंगे कि मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड से बनाओ इथेन, तो आपके पास 2 टास्क हो गया, एक तो मेथिल क्लोराइड में 1 कार्बन है
और आपसे वो कह रहे हैं इथेन बनाओ, तो आपके पास दो कार्बन, दो समस्या है। पहला, आपको हेलोजन हटाना भी है और दूसरा एक कार्बन एक्स्ट्रा बढ़वाना भी है। तो आप सोचिए कि एसेंट ऑफ चेन की कौन कौन से एग्जांपल है जहां कार्बन की बढ़ा सकता है। तो इसमें से इकलौता वुड्स रिएक्शन है जो कार्बन बढ़ा सकता है। अभी आप एमीन तक जब आप पहुंचेंगे तब तक आपको 3-4 रिएक्शन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कार्बन की संख्या बढ़ा दी जाती है। एसेंट ऑफ चेन भी आएगा और अभी डिसेंट ऑफ चेन भी आएगा। तो अब ये सब जब पढ़े रहोगे तो क्लियर होगा। जैसे तुम्हारे पास है प्रोपिल क्लोराइड, और प्रोपिल क्लोराइड से कोई कह रहा है कि बनाओ, तो अच्छा इमेजिन करो कि यहाँ प्रोपिल क्लोराइड होता है तो वहां प्रोडक्ट क्या बनता है। सोचो प्रोपिल क्लोराइड से वहां क्या बनता है। प्रोपिल क्लोराइड में यहाँ 3 कार्बन होता है और 3 कार्बन इधर होता है, तो 3 कार्बन तो इधर भी होता। तो प्रोपिल क्लोराइड लेते तो वहां बनता क्या कार्बन, हेक्सेन बन जाता। तो ये पेपर में आ जाएगा, कन्वर्ट प्रोपिल क्लोराइड इनटू हेक्सेन। सोचा करो कैसे कन्वर्ट होगा। तो ये सब चीजें भी ध्यान में आपको उस तरह होना चाहिए कि कार्बन की संख्या भी बढ़ानी है, हेलोजन भी रिमूव करना है। तो कम से कम ये पहली चीज याद हो जाए कि कार्बन बढ़ाना होगा तो सबसे पहले किसका दरवाजा खटखटाया जाएगा, वुड्स का। पहले वुड्स का देगा, कार्बन की संख्या बढ़ानी है, ये काम वुड्स कर सकता है पहला, कम से कम दिमाग में। अब उसके अलावा चेक कर लो कि जो हमें चाहिए वो वुड्स दे पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं दे पा रहा है तो आगे 1-2 और हैं, अभी मिलेंगे भी 1-2 और जिसमें कार्बन की संख्या बढ़ती है, तो फिर उन दोनों का खटखटाना, उन दोनों में अगर तो जो आपके ऑप्शंस आपके पास है। शादी में जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस सारे होते हैं, आपको अपने थाली में क्या रखना है, चॉइस इज योर्स। तो आपके पास जब पढ़ लोगे तो आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे कि कार्बन की संख्या बढ़ाने के 4-5 तरीके हैं। तो एक तरीके में जाओ, घुसो, देखो आपको आपका रिस्पेक्टिव मिलता है, जिसमें मिल गया ठीक है। अब मान लो वुड्स वाले में नहीं मिल पा रहा है आपको तो आपने छोड़ दिया, दूसरे में जाओ, दूसरे में क्या पता मिल जाए, समझ आए। ठीक सर, इसके पीछे वाले भी तो एसेंट ऑफ चेन हुआ था जब गिगनार रीजन का मतलब कराया था रिएक्शन उसके साथ। तो वही तो कह रहे हैं कि एक चीज के बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, एक को एक ही कन्वर्ट करने का नहीं होता है। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप डिसाइड करोगे ना, कि आप सिचुएशन डिसाइड करोगे ना कि आपको क्या, कोई किसी लेके बना रहा है, कोई किसी। मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी चीजें प्रूव होती है, आंसर लाने से मतलब है कोई किसी मेथड से प्रूव करके ले आए, कोई किसी मेथड से मल्टीप्लाई करके हमको आंसर देना है। अब हम चाहे मन में ही करके आंसर बोल दें या चाहे हम बैठ के कॉपी से मल्टीप्लाई करें करके, हमको आंसर देना है, तरीके कई हो सकते हैं। हमको हमारा प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट को बनाने के कई तरीके होते हैं। जैसे जैसे आप तरीके बढ़ते हैं तरीके एक्सपेंड हो जाते हैं, इसलिए तो फिर घचमच हो जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में होता है थ्योरम, तो थ्योरम को प्रूव करने का एक ही तरीका होता है। आप थ्योरम को किसी तरीके से नहीं कर सकते, वो एक, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप एक पेज ले जाएंगे, आप उसी क्वेश्चन को टीचर के पास ले जाइए, वो 2-3 लाइन में सॉल्व करके दे देगा आपको। तो तरीके कई सारे होते हैं। वैसे ही कंपाउंड बनाने के तरीके बहुत सारे हैं, वो रास्ते अलग अलग है। कोई रिएजेंट चेंज करोगे तरीका चेंज जाएगा। क्या आप, अच्छा हेलो एल्केन बनाने के कितने तरीके थे, तो बन तो हेलो एल्केन ही रहा है। आप अल्कोहल में ही देख लो, आप खाली रिएजेंट चेंज कर रहे हो, अल्कोहल बन रहा है। आप ल्यूकास लेते हो तब भी वही बनेगा, PX3 लोगे तब भी वही बनेगा, PCl PX5 तब भी बनेगा, सब वही। बस आप रिएजेंट चेंज कर रहे हो जिसकी वजह से प्रोडक्ट सेम है, बस रिएजेंट चेंज हो रहा है। सेम वैसे प्रोडक्ट बनाने के अलग अलग तरीके, आप पिछले वाले से बना सकते हो, आप इससे भी बना सकते हो, समझ आए। पहला हो गया आपका रिएक्शन ऑफ मेटल। तो हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन में पहला आपने 3 कहा। पहला आपने कहा कि रिएक्शन ऑफ मेटल, दूसरा आपने कहा एलिमिनेशन, और तीसरा आपने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला कंप्लीट हो गया आपका रिएक्शन विद मेटल। पहला आपने ग्रिग्नार्ड बना लिया और दूसरा आपने वुड्स रिएक्शन करवा लिया, ठीक। अब सेकंड आता है एलिमिनेशन। पहली बात तो एलिमिनेशन का मतलब होता है निकाल देना, एलिमिनेट कर देना, ठीक। तो एनसीईआरटी जो एलिमिनेशन एक्सप्लेन की है वो बस समझ लो ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करते हुए निकली है कि एलिमिनेशन। जब आप कॉम्पिटिटिव में उतरोगे तो वहां आपको एलिमिनेशन ही पता चलेगा, इतने सारे टाइप होते हैं। तो हम टाइप आपको बता दे रहे हैं, पर आपको पढ़ना क्या है, पढ़ाएंगे हम भी वही। और एनसीईआरटी में कौन सा एलिमिनेशन किसके अंडर आता है वो, तो एलिमिनेशन होता है, पहला टाइप हो गया इवन एलिमिनेशन, दूसरा एलिमिनेशन हो गया E2 एलिमिनेशन, तीसरा टाइप होता है E2A एलिमिनेशन, नेक्स्ट हो गया EI एलिमिनेशन, और नेक्स्ट हो गया इवन CB एलिमिनेशन, ठीक। आज इवन एलिमिनेशन में आप बेसिकली एल्किल हैलाइड का एलिमिनेशन करते हो और अल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हो। ये इवन के अंदर ये 2 है और यही आपकी एनसीईआरटी में भी है, तो यही आपको पढ़ना है। बाकी E2, E2A, EI,
E1CV, ये चारों आपके सिलेबस में नहीं है, पर लेकिन जाने रहो एलिमिनेशन के भी ये सारे टाइप्स हैं, ताकि जब आप 12th के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव नीट की जब आप तैयारी करोगे तो वहां टीचर जब एलिमिनेशन लिखेगा तो ये सब कराएगा, तब फिर ये होता है हमारा 12th वाला तो ना बताया रहा ये सब होता है, तो जानबूझ के नहीं बताया जाता क्योंकि 12th में होता है, लेकिन आप जाने रहिए कि होता ये सब है। कॉम्पिटिटिव में जाओगे तो बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, फिर आपका E2 आ जाएगा, ये सब तब भी नहीं पढ़ना होता है, ये सब आपको फिर BSc करोगे फिर MSc करोगे तो ये सब पढ़ाया जाता है। बाकी आपकी NCERT में सिर्फ यही एक है, इवन एलिमिनेशन ही आपको पढ़ना है, समझ आ गया? ठीक, चलो नेक्स्ट है आपका इवन एलिमिनेशन। तो आपको इवन एलिमिनेशन करना है एल्किल हैलाइड का। अब R हो गया एल्किल, X हो गया हैलाइड, तो इस एल्किल हैलाइड का एलिमिनेशन कराना है, तो इसको कराने के लिए आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। अगर एलिमिनेशन इवन एलिमिनेशन आप एल्किल हैलाइड का करवाते हो तो आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। पोलर का मतलब होता है जो प्लस माइनस में टूट सके, प्रोटिक का मतलब होता है जो अपने अंदर से हाइड्रोजन दे सके, सॉल्वेंट एज अ मीडियम। अब आप ये पता कैसे करोगे कि वो सॉल्वेंट, हमारा जो भी सॉल्वेंट या जो भी कंपाउंड हमारे सामने है वो पोलर प्रोटिक है, तो जिस भी कंपाउंड को आप एज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ट्रीट करने जा रहे हैं, आप बस एक बात का ध्यान रखिएगा, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, और अगर उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच है, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच है तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा, और जब खींचेगा तो हाइड्रोजन को किस फॉर्म में फ्री कर देगा, H+, तो हो गया प्रोटिक, वैसे ही हो गया, और जब खींच लेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से वो पोलर हो जाएगा। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पहचानने का तरीका है कि जिस भी कंपाउंड को आप बनाने जा रहे हैं उसमें ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन हो, तो वो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कराएगा। अब ये जब आप कराओगे तो एल्किल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, क्या हो जाएगा, मैकेन देखो उसका। आपने एल्किल हैलाइड लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, और बेसिकली थोड़ा सा धीरे धीरे, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस है ये, तो एक्चुअल होता क्या है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो अगर X खींचेगा तो X के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और R के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और ये जो R के ऊपर पॉजिटिव आया है, तो जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। ये बन गया कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन को सिर्फ तुम हीट कर दो, वो ऑटोमेटिक अपने आप को रीअरेंज करके एल्कीन बना देगा। अब उस पर एक एग्जाम्पल सेट कर लो, ये C2H5 एल्किल हैलाइड हो गया, इसमें मैंने PPS ले लिया, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो बॉन्ड अपने तरफ खींच लिया, और कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये बन गया तुम्हारा एथिल कार्बोकैटायन, ये बन गया। इस C2H5 को मैंने एक्सपेंड कर दिया, C2H5 को क्या लिख सकते हो, CH3 CH2, तो CH3 तो एक हो गया और CH2 एक हो गया, एक, और जो एक प्लस है वो इसी के पास तो रहेगा, क्योंकि इस कार्बन का एक बॉन्ड अभी पूरा नहीं हुआ। अब इस कार्बन के पास प्लस है तो वो कहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो बगल वाले कार्बन से कहेगा, तो बगल वाला कार्बन कहेगा मेरे पास है तो नहीं लेकिन मैं दिला सकता हूं, तो वो हाइड्रोजन से कहेगा ऐसा है, अपना वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए यहाँ दो, तो जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरेगा तैसे यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या फ्री हो जाएगा, H+, तो H+ जो फ्री होगा वो यहाँ के X- के साथ कंबाइन हो जाएगा, और ये बन जाएगा क्या, HX, और ये आपका क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो एथिल क्लोराइड से क्या बन गया, एथीन बन गया कि नहीं बन गया, कन्वर्जन में आ गया कि नहीं आ गया, एथिल क्लोराइड है, एथीन बन गया। अभी तुमने पिछले वाले में भी एथिल क्लोराइड को ही रिएक्शन जब आप ग्रिग्नार्ड से कराए थे तो क्या बनेगा, सोचो अगर एथिल क्लोराइड को ग्रिग्नार्ड से ट्रीट कर दो तो क्या बनेगा, नहीं, ब्यूटेन, नहीं, तो बनेगा। तुम बताओ, हमारे हम तो कंफ्यूज करेंगे ही। फिर से बोलिए क्या बोले। एथिल क्लोराइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराती है, और उस ग्रिग्नार्ड में भी जो RMgX है उसमें एक CH3 है, आप सोचिए CH3MgX, प्रोपेन बनेगा, एक कार्बन एक्स्ट्रा मिलता है। हाँ, सोचो एथिल क्लोराइड का मतलब क्या है, एथिल क्लोराइड का मतलब 2 कार्बन और Cl, RMgX में R क्या लिए हो, CH3, इमेजिन करो, तो CH3 वाला ही तो बॉन्ड टूटेगा, तो इधर से CH3 फ्री, और एथिल क्लोराइड में से Cl हट जाएगा, तो जब Cl हटेगा उसी जगह जाके कौन बैठेगा, तो अब टोटल कितने कार्बन हो गए, तो एथिल क्लोराइड से प्रोपेन बना कि नहीं बना, विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक कन्वर्जन ये हो गया। दूसरा, उसी एथिल क्लोराइड का रिएक्शन आप पानी के साथ कराइए, उसी एथिल क्लोराइड का रिएक्शन पानी के साथ कराओ, तो वही बनेगा।
पानी के साथ कराएंगे तो वो बनेगा इथेन बनेगा। सेम इसी एथिल क्लोराइड का रिएक्शन जब आप एल्कीन के साथ सॉरी एलिमिनेशन आपने करवा दिया तो क्या बन गया? एथीन। तो यही आपको 3 मिल गया। वो डिपेंड करता है आपको क्या पूछा है, क्या बनाना है। कन्वर्ट एथिल क्लोराइड इनटू एथीन। इसमें एक चीज ध्यान दो, कार्बन की संख्या ना कम हुई ना बढ़ी। तो एलिमिनेशन में कोई ऐसा है कि आपका कोई कार्बन नहीं कम घटेगा। एलिमिनेशन में कोई कार्बन कम ज्यादा नहीं होता है, वो साइड वाले एटम ही कम ज्यादा होते हैं इसमें। समझ आए? ठीक। अब इसमें बेसिकली कुछ चीजें हैं, जैसे पहला, इस पूरे काम में आपका क्या बना? कार्बोकेटायन। और ये कहा गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब रीअरेंजमेंट कैसे? आपको ल्यूकास रिएजेंट करवाए थे, याद है? अगर 2 डिग्री होगा तो 3 डिग्री में जाने की कोशिश करिए, और अगर 1 डिग्री है तो किस में जाइए? 2 डिग्री में जाइए। अब ये जाने के लिए या तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करिए या तो मेथिल को शिफ्ट करिए। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या 1,2 मेथिल शिफ्ट। वैसे भी इन सब केसेस में उतना ट्रांसफर आएगा ही नहीं, वो आपको रीअरेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक। तो कार्बोकेटायन अगर बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा आपका। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन डिसाइड द प्रोडक्ट। जो भी पहला कार्बोकेटायन बनेगा वही डिसाइड करेगा एक्चुअल कंपाउंड की पूरी स्टेबिलिटी की। कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा कि कंपाउंड लेस स्टेबल होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कंसीडर मोर स्टेबल। ये तो रूल था कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो बनेगा वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पर एक दो नॉर्मली इसको करना कैसे, क्योंकि मैकेनिज्म पूछेगा तो ठीक है, अब करके पूरा दिखा दे रहे हैं। जैसे मैंने तो 2 ही कार्बन लिया, लेकिन इन केस 2 कार्बन से अगर अधिक कार्बन आता है, अगर 2 कार्बन से ज्यादा आता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो तुम्हारे सामने C C C C ये आता है और यहां तुम्हारे पास Cl लगा है। ठीक। इसका तुमने एलिमिनेशन करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अब देखो PPS ये करवा दिया, तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहां से खींचेगा तो C 2 3 4, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? तो ये तुम्हारा क्या डिग्री बन गया? 1 डिग्री बना कि नहीं बना? अब 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो अब ये बताओ कि इसको रीअरेंज करके आप 2 डिग्री जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो, अगर ये प्लस बगल वाले पे आ जाए। तो अब ये बताओ बगल वाले के पास कौन है? हाइड्रोजन ही तो है। तो ऐसा करो, बगल वाले से बगल वाले का हाइड्रोजन पहले वाले पे ले जाओ और पहले वाले का प्लस बगल वाले पे ले जाओ। तो जिस पर प्लस है उसको 1 मान लो, उसके बगल वाला 2, तो इसको लिखोगे 1,2। हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहे हो इसीलिए क्या लिखोगे? हाइड्राइड शिफ्ट। ये हो गया हाइड्राइड शिफ्ट। अब आप पहले कार्बन का जो प्लस है वो दूसरे कार्बन को दीजिए, तो C C C C, ये प्लस आ गया इसके पास। अब ये जो बना आपका, ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया ना, ये बन गया आपका। इस रीअरेंज भी करा दिया। चलो अब आप फिर से क्या है उसको हीट करो। ये मान लो स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप 1। अब स्टेप नंबर 2 देखो, तो स्टेप नंबर 2 के लिए C C C C, इस पर हो गया प्लस, इसको कर दो हीट। तो इसको जब हीट करोगे तो देखो, हीट जब करोगे तो अब 2 रास्ते हैं, 1 2 3, 1 2 1 2 3, यही है। ठीक। अब इसमें चांसेस हैं 2 प्रोडक्ट बनने के, इसमें आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ध्यान से देखना, अगर यहां भी हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है, अगर इस कार्बन ने इससे कहा तो ये कार्बन इससे कहेगा। तो अगर ये वाला हाइड्रोजन आया यहां पे तो डबल बॉन्ड यहां आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर डबल बॉन्ड यहां आएगा तो ये हो जाएगा C C C और डबल बॉन्ड, ये बन गया पहला। और अगर इस कार्बन ने इससे कहा तो ये इससे कहेगा, तो फिर ये वाला यहां उतरेगा, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा कि नहीं आएगा? तो दूसरा वाला जो केस बनेगा वो डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, प्लस C C डबल बॉन्ड C C। 2 प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? इसमें रीअरेंज करके जो भी करा पाए वो बना, करा लिए, रीअरेंज करा लिए। अब इसमें आप जरा दोनों का नाम लिख लो। तो इसमें जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन और इसका नाम हो जाएगा ब्यूट
टू इन। अब सवाल है कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो अब आप यूज करिए जीओसी। अब आप इसमें यूज करिए थोड़ा सा जीओसी। ये बताओ, डबल बॉन्ड का जो कार्बन है दोनों, इनको आप अपना ओरिजिन सेंटर मानिए। इसके बगल वाला कार्बन यही है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? तो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। तो उस पर जो हाइड्रोजन है वो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? जरा इनके पास आओ, तो इनका डबल बॉन्ड का कार्बन ये है, और इनके डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। तो टोटल इसके पास, दोनों के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 इस कार्बन के पास, 3 इस कार्बन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। और अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन रूल, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इसका मतलब है ये इस वाले के अंदर मोर स्ट्रक्चर बनेगा और इसके अंदर लेस स्ट्रक्चर बनेगा। तो अगर उसके अंदर स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे तो वो स्टेबल, तो ये हो गया मोर स्टेबल और ये हो गया लेस स्टेबल। समझ आया? एक तो ये तरीका हो गया, इनका रूल हो गया हाइपर कंजुगेशन से। एक अलग से साइंटिस्ट उतरे जिनका नाम था सेडजेफ। किताब ने जेटसेफ लिखा है, आप सेडजेफ बोल सकते हो। सेडजेफ ने ये कहा था कि डबल बॉन्ड का कार्बन पकड़िए और डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप अगर बराबर हैं तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। अब आप जरा चेक करो, ये इस डबल बॉन्ड में जरा दोनों तरफ देखो, तो इस तरफ तो एक भी नहीं है और इस तरफ कितने हैं? तो मतलब इधर अगर चेक किया जाए तो इधर 0:2 का रेशियो आ रहा है। जरा इधर चेक करो तो इधर भी एक है और इधर भी एक है, तो इधर 1:1 का। ज्यादा स्टेबल किसका है? सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा सही किसका है? इनका ज्यादा। तो सेडजेफ ने भी यही कहा था कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर ब्रांचेज एल्किल अगर बराबर होंगे, लमसम बराबर है, अगर 2:1 होता, 3:2 होता तो स्टेबल। तो इसकी स्टेबिलिटी सेडजेफ के अकॉर्डिंग भी क्या है? ज्यादा है। तो जो स्टेबल ज्यादा होता है उस प्रोडक्ट का नाम भी रखा गया। तो ये वाला जो स्टेबल, ये जो था मोर स्टेबल वाला था, इसका नाम भी रख गया क्या? क्या इसको बोला गया? सेडजेफ प्रोडक्ट। और जो ये था इसको बोला गया हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट। और सेडजेफ वाला जो प्रोडक्ट है वो वो मेजर होता है। सेडजेफ वाला जो ज्यादा बनता है वो मेजर होता है, और जो हॉफमैन वाला प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या होता है? वो माइनर होता है। समझ आया? यही था एलिमिनेशन। यही आपसे वो बोल देंगे व्हाट हैपन इफ दिस क्लोराइड इज ट्रीटेड इन द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब समझ रहे हो? कौन कौन उतरेगा यहाँ? H2O ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, आप एमीन भी ले सकते हो। एमीन का मतलब CH3NH2, ये भी ले सकते हो। तो ये भी, ये तीनों की तीनों पोलर भी हैं, प्रोटिक भी है, और सॉल्वेंट मीडियम नहीं दे देंगे। तो आप अगर इन तीनों में से कोई भी रिएक्शन इसके साथ कराया तो पहला आप कार्बोकैटायन बना लोगे, रीअरेंज होता है तो रीअरेंज करा लो, फिर हीट करवा दो, फिर एक एक हाइड्रोजन निकाल के दो। जितने प्रोडक्ट बन सकते हैं आप सब बनाइए, फिर उसमें चेक करिए कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम। चलो, ये प्रोडक्ट बनाना था। अब हमको पता है कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ब्रोमीन इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो C इससे अटैच है C, और बाकी यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन। जब कुछ कोई वहां नहीं है तो कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन पूरा करेगा। उसके बाद है आपका C और C, और इस C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर, और ये आपका Br बाहर हो गया। जिस कार्बन पर प्लस है वो एक डायरेक्शन में अटैच है, तो ये बन गया आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आप अगर इस प्लस को इधर भेज देते हैं तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, और इस कार्बन को, इस प्लस को अगर इधर भेज देते हैं तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। मतलब 3 डिग्री बन सकता है ये। तो पहले इस 1 डिग्री को पहले 2 डिग्री कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा C प्लस ये आपका जो प्रोडक्ट बना है ये बना है आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आप क्या करो,
यहाँ इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल था ना, तो उनमें से एक हाइड्रोजन दे दो बगल वाले को और उसका प्लस ले लो, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये हो गया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये हो गया आपका C और इस C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बाकी एज इट इज C। और ये जो आपका बन गया, ये बन गया आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ एक हाइड्रोजन अवेलेबल था ना यहाँ पर, आप इस हाइड्रोजन को अब आप शिफ्ट कर सकते हो बगल वाले कार्बन पर। तो फिर से एक बार वही काम फिर से करा दो, शिफ्टिंग करवा दो। जिस कार्बन पर प्लस है तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये हो गया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये हो गया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। सेम, अब ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, प्लस इस पे आ जाएगा, तो ये C और ये बन गया इस पर प्लस C और C, तो ये आपका बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये बन गया आपका कार्बोकैटायन। अब रिएक्शन इस पे करवाना है, ठीक, तो रिएक्शन करवाओ जरा उस पे। C इस पर पॉजिटिव और ये C और ये C। अब क्योंकि वो हीट साथ में कह दिया था, इसका मतलब वो आपको पूरा प्रोडक्ट देना था एक साथ ही। अब जब हीट कराओगे तो अब देखो ध्यान से, इस कार्बन के बगल वाला ये अल्फा कार्बन, इसके बगल ये अल्फा कार्बन और इसके बगल ये भी। तो आप ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला तो सेम है, एक जैसा ही है, क्योंकि ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, तो ये दोनों तो सेम है, तो इन दोनों का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। आप ऐसे करो, एक बार हाइड्रोजन यहां से निकलवाओ, ये यहां से, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3 है ना, यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, तो एक बार यहाँ का हाइड्रोजन जरा भेजवाओ, तो यहाँ वाला, तो यहाँ वाला हाइड्रोजन जरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजवाओ, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड हो गया। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड C और उस C से एक C और है, और फिर उसके बाद यहाँ C और ये C, एक तो ये बनेगा प्लस। अब एक काम कर दो कि ऐसा करो, ये प्लस है तो इस बार यहाँ वाला जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ इस वाले कार्बन के पास, इसके पास भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, तो इस बार क्या कर दो, यहाँ वाला हाइड्रोजन, ये यहाँ वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाओ। तो यहाँ करवाओगे तो ये हो जाएगा C और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसी वाले कार्बन पर ये यहाँ है और इसके बाद 2C है, ये बनेगा। ठीक, बहुत मन कर रहा हो, अगर किसी का बहुत मन कर रहा हो कि तो यहाँ भी है, लोग कहेंगे यहाँ पे भी है, यहाँ का हाइड्रोजन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आप अगले स्टेप में इसको यहाँ कर दो, बन करे बना लो उसको भी। तो उसको जब बनाओगे तो ये हो जाएगा आपका C और C, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा C और ये C और C। अब ऐसा है, जरा नाम लिख लो सब तीनों का, क्योंकि 3 भाई देखो 3 अल्फा कार्बन थे, तो तीनों से हम करवा दिए कि डाउट ना रहे कि एक छुड़वा दिए, तीनों से करवाए। अगर नाम सेम आ गया, इसका मतलब वो 2 अलग अलग कंपाउंड नहीं है, वो एक ही कंपाउंड है, स्ट्रक्चर खाली अलग हुआ है। इसका नाम करो 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा 2 मेथिल, 4 है तो ब्यूट 1 इन। इसका करो जरा, तो 1 2 3 4, इसका हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। जरा इसका देखो 1 2 3 4, इस पे कौन बैठा है,
2 मेथिल ब्यूटानीन। सेम आया ना। तो पहले बोल दिए थे कि ये वाला और ये वाला कार्बन दोनों सेम ही है ना, क्योंकि दोनों टर्मिनल है, तो एक्चुअल वो दो अलग अलग प्रोडक्ट नहीं है, वो एक ही प्रोडक्ट है, तो इसको बनाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वही रिपीट हुआ है खाली। अब ये हो गया। अब आप जरा अल्फा काउंट करो। ये रहा डबल बॉन्ड, इसमें ये रहा डबल बॉन्ड, और इसमें ये रहा डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड के किनारे वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन हो गया, तो 3 हाइड्रोजन इसके पास है और 3 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने अल्फा? तो 6 अल्फा हाइड्रोजन इनके पास है। जरा इधर तो है नहीं इनके पास, इधर कितने हुए? 3, और इधर कितना होगा फिर? 1 2, तो इधर टोटल कितने हुए? 5 ही तो हुआ, तो उसका ज्यादा स्टेबल बन रहा है ना, मतलब कि इसमें से सेट जे प्रोडक्ट कौन सा? 9 होगा। अच्छा हाँ, ऊपर भी है, सॉरी। 3 इधर और 3 ऊपर, तो इधर 9 हो गया। तो जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी स्टेबिलिटी, मतलब सेट जेफ वाला कौन बनेगा? यही बनेगा। तो ये प्रोडक्ट हो गया आपका सेट जेफ वाला, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। और ये वाला आपका हो गया हॉफमैन। ये बन जाएगा आपका माइनर, हॉफमैन वाला माइनर होता है और सेटजेफ वाला आपका मेजर होता है। बस हो गया, समझ आया? अब इसमें एक चीज और दिखानी थी, जरा एक चीज और नोटिस करो। हेलोजन निकला Br माइनस, और यहां से हाइड्रोजन भी तो निकलेगा, H प्लस, ये जो सिटुएट कर रहे थे H भी तो निकलेगा भाई। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के गया है ना, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां से क्या निकलेगा? H प्लस, वहां कौन प्रेजेंट है, तो वो आपस में रिएक्शन करके क्या बाहर कर देंगे? HBr तो कर देंगे। तो एक चीज ये बताओ, हाइड्रोजन भी निकला और हेलोजन भी निकला, दोनों निकला कि नहीं निकला? और निकलने के लिए हम बेसिकली वर्ड क्या यूज करते हैं? डी। हाइड्रोजन का निकल गया, तो हाइड्रोजन का हाइड्रो, हाइड्रोजन का हाइड्रो, हेलोजन निकला है, तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, क्योंकि ये प्रोसेस, तो डी हाइड्रो एलिमिनेशन रिएक्शन का ही दूसरा नाम क्या होता है? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन नाम होता है। पहला समझ आ गया, ये पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट और, ये बताओ, ये डबल बॉन्ड जहां पे है, डबल बॉन्ड जिसपे है, उसके बगल वाला कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है। और हाइड्रोजन या चेक करो, हाइड्रोजन किससे निकल रहा है? उसी कार्बन से निकला, तो इसको अल्फा एलिमिनेशन भी आप कह सकते हो। आओ तो अगर नहीं है तो आप नॉर्मली याद रखना कि इवन एलिमिनेशन को डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहा जा सकता है। समझ आया? ठीक, उतार लो इसको। चलो, ये नेक्स्ट है आपका, पहला तो हो गया आपका इवन एलिमिनेशन। इवन एलिमिनेशन में आपका पहला हो गया एल्किल हैलाइड का एलिमिनेशन। दूसरा आता है इवन एलिमिनेशन करना है आपको एल्कोहल का, ठीक है, इवन एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल। और इसका जो होता है इवन एलिमिनेशन, उसको अलग से भी नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और यही याद कर लो, डिहाइड्रेशन करने के लिए एजेंट चाहिए आपको, तो इसके लिए जो एजेंट यूज करते हो आप, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और वो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, जो कि वाटर को रिमूव करवा देगा, ठीक है। तो आपके पास अगर अल्कोहल प्रेजेंट है, अगर आपके पास अल्कोहल प्रेजेंट है और इस अल्कोहल का ट्रीटमेंट आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा देते हो, तो ये आपको रिस्पेक्टिव दे देगा क्या? एल्कीन दे देगा, और साथ में आपको वाटर रिमूव करवा देगा। ये बेसिक्स हो गए, ठीक। इस पे कोई एग्जांपल सेट कर लो। तो अल्कोहल के तौर पर यहाँ पे आप CH3 CH2OH और एथेनॉल को आप ट्रीट कर दो सेम, तो यहाँ आपको मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर।
ये बन जाएगा आपका। अब इसका मैकेनिज्म देखो कि एक्चुअल इसका मैकेनिज्म क्या कहता है। तो मैकेनिज्म में स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1 आपका होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब होता क्या है देखो, H2SO4 अपने आप को तोड़ेगा पहले, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 ये अपने आप को पहले ब्रेक डाउन करेगा। तो ये जब टूटेगा तो ये किसमें टूटेगा, H प्लस और HSO4 माइनस। अब उतरेगा तुम्हारा एथेनॉल, तो एथेनॉल उतरेगा तो CH3CH2OH और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक जाएगा रिएक्शन करने। तो आपको पता है हाइड्रोजन की साइज छोटी है तो यही रिएक्शन करने जाएगा पहले। तो H प्लस आएगा और H प्लस को क्या चाहिए होता है, H प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, भाई उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास रहता है लोन पेयर, तो ये जो H प्लस है वो ऑक्सीजन पर अटैक कर देगा। जब ऑक्सीजन पर वो अटैक कर देगा तो ये स्पीशीज हो जाएगा आपका CH3CH2OH और एक H बाहर से आ गया तो ये H, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, समझ आ गई। ठीक है, ये बेसिकली आपका हो गया ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये हो गया आपका यही प्रोटोनेटेड अल्कोहल। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन अगर बन रहा है इसका मतलब है रीअरेंजमेंट होगा। तो अगर इसी स्टेप में अगर हो रहा हो रीअरेंजमेंट तो करवाओ, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा CH3CH2OH और इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज हटवाना चाहेगा तो वो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये खींचेगा तो ये वाला बॉन्ड उसका क्या हो जाएगा, तो जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा तो इस कार्बन के ऊपर ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका CH3CH2 और यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा आपका। तो ये रिमूव हो गया आपका क्या, वाटर, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका क्या बन गया एक तरीके का। अब आप यही रुक के चेक कर लेना, जैसे पिछले वाले में किए थे ना, 1 डिग्री बना, फिर उसी को किसमें कन्वर्ट किए, 2 डिग्री में, फिर उसी को किसमें कन्वर्ट किए। तो रुक के चेक कर लेना, अगर ये कन्वर्ट हो रहा होगा तो कर देना, नहीं हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, इसी स्टेप में कर लियो। और उसके बाद लास्ट स्टेप आता है आपका स्टेप नंबर 3, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में क्या होगा, अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा CHH और CHH। अब ये अपने आप को करेगा रीअरेंज और इस वाले कार्बन के पास है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो एज इट इज इस कार्बन के पास पॉजिटिव है तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो बगल वाले कार्बन से मांगेगा, बगल वाला कार्बन हाइड्रोजन से कहेगा कि थोड़ी देर के लिए अपना इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दो। और जब अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड। तो जाएगा C, इधर एक H था, इधर एक H था, यहां डबल बॉन्ड आ गया, C ऊपर एक H था आपका और यहाँ एक H था, और यहां से क्या फ्री हो गया, H प्लस। और ये जो H प्लस फ्री हुआ है ये वापस यहाँ के लिए ये बैठा है ना, तो ये H प्लस जो होगा वो जो बैठा है ऊपर, कौन बैठा था ऊपर, HSO4 माइनस, उससे जाके कंबाइन करके वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो H2SO4 एक तरीके का कैटलिस्ट का काम किया कि नहीं किया, वो आया, रिएक्शन करवाया और फिर वापस बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया। तो एज अ कैटलिस्ट तो ये 2 तरीके काम कर रहा है। एक तो H2SO4 आपका ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो है ही, एक तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम कर ही रहा है, साथ साथ वो एक का काम और कर रहा है, वो कैटलिस्ट का भी काम कर दे रहा है आपके लिए। समझ आया। तो अल्कोहल आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्कीन में कन्वर्जन है। प्रोपेनॉल किसमें कन्वर्ट हो सकता है, प्रोपीन में। ब्यूटेनॉल किसमें जाएगा, ब्यूटीन में। या वो रैंडम आपका कोई ब्रांचिंग वांचिंग करके दे देगा, वही है, आपको है फिर ये अरेंजमेंट करने आना चाहिए।
समझ आ गया? तो एलिमिनेशन आपका हो गया पहला पार्ट, इवन एलिमिनेशन आपका हो गया, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक में जानते हो प्रॉब्लम क्या है? ऑर्गेनिक में पढ़ना इज नॉट अ प्रॉब्लम, सीक्वेंस में पढ़ना इज प्रॉब्लम। ये नहीं पता होता ना कि किसके बाद किसको पढ़ना है, तो क्या हुआ कैसे हुआ, वो सब घचमच हो जाता है उसी में। अब अगर कायदे देखो तो आपने क्या पढ़ा, आपने कहा आज केमिकल रिएक्शन पढ़ना था आपको हेलो एल्कीन और हेलो एरीन का, तो हेलो एरीन में स्टार्ट नहीं हुआ, आपने हेलो एल्कीन पढ़ा। हेलो एल्कीन में 3 तरीके के हैं, पहला है रिएक्शन विद मेटल, दूसरा है आपका एलिमिनेशन, और तीसरा है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो अभी आज आपने नहीं पढ़ा, आज आपने पढ़ा रिएक्शन विद मेटल। तो अपने हेलो एल्केन को, आपने अपने हेलो एल्केन को जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाया तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला, पहला हो गया वो। दूसरा, आपने अपने हेलो एल्केन को सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया तो वो वुड्स हो गया। तो रिएक्शन विद मेटल में 2 पार्ट हो गया, खत्म। अब आया दूसरा पार्ट, कौन सा? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन भी आपका कई तरीके का होता है, लेकिन आपको पढ़ना सिर्फ इवन एलिमिनेशन है और E2 में थोड़ा सा पढ़ना है। तो इवन एलिमिनेशन में 2 पार्ट हैं, एक इवन एलिमिनेशन आप एल्किल हैलाइड का करोगे और एक इवन एलिमिनेशन आप एल्कोहल का। तो इवन एलिमिनेशन एल्किल हैलाइड का भी जस्ट पीछे किया और इवन एलिमिनेशन अभी जस्ट किसका कर दिया, ये हो गया खत्म। ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, किसके अंदर किसको पढ़ रहे हो, यही पहले क्लियर होना चाहिए। ऑर्गेनिक पढ़ने को सभी पढ़ लेंगे भाई, यही नहीं याद होगा किसके अंदर किसको क्या क्या पढ़ना था, इनका हो गया। अब बचता है आपका E2 एलिमिनेशन। तो E2 एलिमिनेशन में आपका थोड़ा बहुत है और वो एकदम सेम इवन एलिमिनेशन जैसा ही है, बस वो डिपेंड करता है कि आपने रिएजेंट कौन सा लिया, बेस आपने बल्कि लिया है कि बेस आपने छोटा लिया है। तो वो कल करा देंगे, खाली उसमें बेस और स्ट्रॉन्ग और वीक बेस का ही है कि बल्कि बहुत भारी बेस लियो कि बहुत हल्का बेस लियो, उसकी वजह बाकी जो मेथड है, जो मैकेनिज्म है वो सेम सेम ही है, ठीक। तो E2 खत्म हो जाएगा और E2 के खत्म होते ही उसके बाद आपका फिर तीसरा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें फिर 2 पार्ट है, एक SN1 है और एक वो करना है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन खत्म, ये पोर्शन खत्म। फिर आपका अब इतना आप घर जाके स्टार्टिंग से, यहीं से नहीं, स्टार्टिंग से हेलो एल्केन जहां चैप्टर शुरू किया है और अभी तक पूरा बैठ के रिवाइज कर लेना। खुद एक बार मन में बैठो, कॉपी देखो, बिना देख के कि कितना हमको क्या क्या याद है। कोई भी एक रैंडम अल्कोहल उठाओ, जैसे हमने, आप 12th में हो तो कोई भी अल्कोहल तो उठा ही सकते हो, आप कोई भी रैंडम अल्कोहल अपने मन से उठाइए और मन से उसका डिहाइड्रेशन करवाइए और प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, कोई ना कोई तो बनेगा। खुद से उठाओ, खुद से बनाओ। इसके पहले वाला क्वेश्चन अभी जो कराए थे, कोई भी रैंडम एल्किल हैलाइड उठाओ, रैंडम बना के लाओ, अगले दिन दिखाओ हमको, हम बता देंगे कि वो सही किए हो कि गलत किए हो, पता चल जाएगा। 2-3 ये बताओ, ये सब याद कैसे हो जाता है, हम लोग को याद कैसे हो जाता है? नहीं, वो कर इतनी बार कर दिए हैं कि करते करते याद हो गया। इस स्टेप के बाद क्या करना है वो करते करते याद हो जाता है। ऑर्गेनिक रटने से नहीं आती है, करने से आती है। जितनी बार कलम ऑर्गेनिक में चलेगा उतना वो करते 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 दिमाग में, अब इस स्टेप के बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके हमको याद हो चुका है। तो अब आप कोई भी अल्कोहल दो, हम करके आपको दे देंगे, क्योंकि मुझे तरीका पता है। जिसको साइकिल चलाने आ गया, जिसको कार चलाने आ गया, अब उसको कोई भी कार दोगे तो चला लेगा, बेसिक पता है उसको कैसे चलाना है। तो कोई भी अल्कोहल दो, करके बना देंगे। तो ये काम आपका है। कोई भी रैंडम एल्किल हैलाइड उठाइए, उसका इवन एलिमिनेशन कराइए, और कोई भी रैंडम इवन अल्कोहल उठाइए और उसका इवन अल्कोहल कराइए। कल दोनों करके लेकर आओ और पूछो, बता देंगे प्रोडक्ट से आपको आया कि नहीं आया। बाकी पीछे रिवाइज करके लो, समझे? ठीक।